वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 9 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में है। इंडिया ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इरिगेशन की नीड को पूरा करने के लिए। हम हर साल ग्लोबल वॉल्यूम जो ग्राउंड वाटर का है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पंप करके बाहर निकालते हैं ताकि इंडिया में फूड प्रोडक्शन को बेहतर किया जा सके। इसके लिए कई सारे इरिगेशन वेल्स खोदे जाते हैं। इंडिया में 70% फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये पूरा मुद्दा कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे सामने आया था। देखिए, इंडिया की जो ओवर डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर के ऊपर, इसकी वजह से इंडिया की मल्टीपल सिटीज़ ग्राउंड वाटर क्राइसिस फेस कर रही हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2018 में पब्लिश की गई थी, उसने ये कहा था कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर किसी भी रूप में जो इंडिया का नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कभी भी मेज़र नहीं किया गया है। उसकी क्या वैल्यू है, वो कितना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करता है, उसके एक डेटा के अकॉर्डिंग 230 बिलियन मीटर क्यूब जो ग्राउंड वाटर है वो हर साल निकाला जाता है इंडिया में इरिगेशन एग्रीकल्चरल पर्पज से फुलफिल करने के लिए। और भारत का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो रैपिड डिप्लेशन फेस कर रहा है। गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव हैं जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं? एक तो है अटल भूजल योजना और दूसरा है नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। आप इनके नाम जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में है। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स को अप्रूवल दे दिया गया है कि वो मैनेज भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। वो एक पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क की तरह काम कर सकते हैं। कियोस्क एक छोटी दुकान या स्टॉल होती है रूरल एरिया में जो आपको कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कॉमन सर्विस सेंटर भी एक कियोस्क की तरह ही काम करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है कॉमन सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत काम करता है, यानी कि मैती। कॉमन सर्विस सेंटर एक स्ट्रेटजिक मूव रहा था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। इसे मई 2006 में अप्रूव किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि हम लोगों को जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं उनसे जोड़ दें। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो सरकार की कमिटमेंट थी उसे ही पूरा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC की शुरुआत की गई थी। कॉमन सर्विस सेंटर जैसे इंडिया में डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन अपना प्ले कर रहा है। तो ये इंडिया में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कैसे असिस्ट कर रहा है? एक तो जो डिजिटल इंफ्रा है ये उसे सभी लोगों तक पहुंचा रहा है, एवरी सिटीजन तक। गवर्नेंस और सर्विसेज की जो डिमांड है उसे रूरल एरिया में पूरा करता है और लोगों का डिजिटल एम्पावरमेंट भी करता है। लोग डिजिटल सर्विसेज एक्सेस कर पाते हैं थ्रू दीज कॉमन सर्विस सेंटर। यहाँ पे आप जाके कोई फॉर्म भर सकते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज से एसोसिएटेड हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, इंटरनेट मीन्स का काम करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल सल्वाडोर के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एल सल्वाडोर ने अभी हाल ही में बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट कर लिया है और ऐसा करते ही एल सल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। लीगल टेंडर होने का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर होने का मतलब ये है कि बिटकॉइन अब एल सल्वाडोर में एक अप्रूव्ड करेंसी होगी और कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इसे बैक करेगी। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए एल सल्वाडोर की। ये है सेंट्रल अमेरिका का पूरा एरिया, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर USA है, ये मैक्सिको है और ये है साउथ अमेरिका, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पर आपको दिख रहा है एल सल्वाडोर, ठीक है। एल सल्वाडोर के आप आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखना चाहें तो यहाँ पे होंडुरास है और ये है ग्वाटेमाला। तो आपने लोकेशन देख ली ग्वाटेमाला और होंडुरास की भी और एल सल्वाडोर की भी। एल सल्वाडोर के नॉर्थ और ईस्ट में आपको मिलेगा होंडुरास। पैसिफिक ओशन मिलेगा आपको एल सल्वाडोर के साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा ग्वाटेमाला। ट्रेडिशनली जो होंडुरास है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री रही है और होंडुरास लार्जली डिपेंडेंट रहा है अपने कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पे, आप उसका जवाब अगर दे पाएँ तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किन किन स्टेट्स में होता है? अगर आप बता पाएँ
तो उन स्टेट्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए, इसकी कंडीशन कुछ और कंट्रीज में दी गई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जैसे बिटकॉइन भी इज अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो कनाडा में क्रिप्टो करेंसी को एक पेमेंट सिस्टम के रूप में परमिट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है, और इससे जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज किया जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर भी क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट सिस्टम के रूप में परमिटेड है और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट की जाती हैं। जापान ने भी परमिट किया है और रेगुलेट भी करता है क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट सिस्टम के फॉर्म में। चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज के यूज को पूरी तरीके से बैन कर रखा है अपने यहाँ। तो ये बातें भी हमने देख ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 13th ब्रिक्स समिट के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयर कर रहे हैं जो 13th ब्रिक्स समिट है। 9 सितंबर से ये वर्चुअली हो रही है। इस बार की थीम है इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। 3 C की बात की गई है। पहला है कंटिन्यूटी, दूसरा है कंसोलिडेशन और तीसरा है कंसेंसस। देखिए, इंडिया ने 4 प्रायोरिटी एरियाज आउटलाइन किए हैं अपनी चेयरमैनशिप में। एक तो हम मल्टीलैटरल सिस्टम में रिफॉर्म की बात करते हैं जहां पर दुनिया के सभी देशों का एक की कंट्रीब्यूशन हो। दूसरा, इंडिया के लिए टेररिज्म हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो काउंटर टेररिज्म की भी बात की गई है जहां पर हम कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। यहीं पर मेन थीम आती है कि हम कंसोलिडेशन, कंसेंसस और कोऑपरेशन के माध्यम से इसे काउंटर करेंगे। तीसरा फॉर्म है हमारे इस पूरे प्रायोरिटी एरिया में कि हम डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। और चौथा है कि हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज को भी इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स एक संक्षिप्त रूप है दुनिया की 5 लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जिसमें B स्टैंड करता है ब्राजील के लिए, R रशिया के लिए, I इंडिया के लिए, C चाइना के लिए और S साउथ अफ्रीका के लिए। 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिम ओ नेल। उन्होंने ब्रिक टर्म कॉइन किया था। इसमें S बाद में ऐड हुआ है। इसमें शुरू में 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक साथ आने की बात कही गई थी। दोज वर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये ग्रुपिंग फॉर्मल फॉर्म में 2006 में एग्जिस्टेंस में आई जब इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया गया कि आप भी आइए और ब्रिक को ज्वाइन करिए। साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। इंडिया ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को जनवरी 2021 में एज्यूम किया है। तो ये सारी बातें ब्रिक्स की 13th समिट के बारे में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में है। तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में इंडिया के पहले कंजर्वेशन रिजर्व को तैयार किया है डुगोंग के लिए, पाक बे में। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप पाक बे की लोकेशन देखिए। ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इसके सेंटर में यहाँ पर आपको मिलता है पाक बे, और ये जो पूरा एरिया है ये पाक स्टेट का है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये तो लोकेशन आपने देख ली। अब बात करते हैं डुगोंग के बारे में। ये एक हर्बीवोरस मैमल है, यानी कि शाकाहारी होता है। ये समूह में रहते हैं, ग्रुप्स में। ग्रेजिंग करते हैं सी ग्रास के ऊपर, समंदर में जो घास उगी रहती है उसे ही खाते हैं, और सरफेस पर आते हैं सांस लेने के लिए। इंडिया में आपको डुगोंग गल्फ ऑफ मन्नार में दिखेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। दुनिया में डुगोंग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछा जाए कारण, तो कारण होगा कोरल रीफ, जो उनके लिए एक अच्छा फीडिंग ग्राउंड तैयार करता है। कंजर्वेशन स्टेटस की भी यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में डुगोंग को वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है ये। तो चलिए देख लेते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट है। पहला है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया के पास हाईएस्ट डुगोंग पॉपुलेशन है। ये तो गलत है ना, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है। दूसरा है एल सल्वाडोर ने अभी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट किया। उसके बारे में बात है कि एल सल्वाडोर हैवली डिपेंडेंट है शुगर केन एक्सपोर्ट के ऊपर। आपको याद ही होगा, कॉफ़ी के ऊपर था, शुगर केन के ऊपर नहीं। तो ये वाला भी गलत हो गया। 13th ब्रिक्स समिट की बात करें तो इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी जनवरी 2021 से ली है। ये वाला तो सही है। बाकी मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। आपको बताना है कि इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया होता है। आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पूरे सेशन की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर सकते हैं। आपको 1,07,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
आपको सारे पीडीएफ्स वहीं पर मिलते हैं और कोई तरीका है नहीं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और ये पीडीएफ्स भी वहीं पर होती हैं जिन्हें डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।